तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऐप पर भी तमाम तरह की कहानियां आती हैं, तो आप अपनी मनपसंद की कहानियां वहां सुन सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज़्यादा जानकारी के लिए। तो उन तमाम कहानियों में बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे एक देश के शायद सबसे बड़े सीरियल किलर ठग बहराम, उसकी पूरी कहानी डिटेल में है, आप सुन सकते हैं। इसके अलावा इंडिया की पहली लेडी स्पाई, महिला जासूस नीरा आर्य, आप इनकी कहानी भी सुन सकते हैं। ऐसी ही तमाम अलग अलग और भी कहानियां हैं जो आपके पसंद की कहानियां होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट की कहानियां होंगी। तो कुकू एफएम ऐप पर भी आप कहानियां सुन सकते हैं। अब आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक और, बहुत सारे लोग चंद्रकांत झा, एक सीरियल किलर दिल्ली का, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सबको बता दूं उसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आ रही है। लेकिन चंद्रकांत झा की मैंने कहानी ऑलरेडी सुना रखी है, और इसी कहानी में एपिसोड नंबर 68 पे आप जाएं और जाकर आप चंद्रकांत झा की वो कहानी सुन सकते हैं कि कैसे तिहाड़ के बाहर उसने खासतौर पर पुलिस वालों को चैलेंज किया और वहीं पर जाकर वो सरकटी लाश फेंक दिया करता था, और फिर कैसे वो पकड़ाया, फिर छूटा, फिर पकड़ाया। तो पूरी कहानी है एक सन की सीरियल किलर की, चंद्रकांत झा की, जो आप इसी कहानी में एपिसोड नंबर 68 सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी मैंने आपको पहले सुनाई है, लेकिन ये कहानी आज इसलिए मजबूर हूं सुनाने को दोबारा, उस कहानी को हल्का सा सुनाऊंगा, क्योंकि दुनिया में कई ऐसी मिस्ट्री, कई ऐसे राज हैं जो अभी भी राज है, पहेली है। ये कहानी जो मैंने काफ़ी पहले आपको क्राइम तक में सुनाई थी, तब ये अधूरी थी। आज 74 ईयर्स, 74 साल हो गए थे इस मिस्ट्री को, और अच्छी खबर यह है कि 74 साल के बाद ये मिस्ट्री सुलझा लेने का दावा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे बड़ी मिस्टीरियस कहानी थी, और वहाँ के एक साइंटिस्ट, एक प्रोफेसर, डीएनए के एक एक्सपर्ट, उन्होंने इस केस को सुलझाने का दावा किया है, और बाकायदा पूरी दुनिया के अलग अलग अखबारों में, मीडिया में इसकी चर्चा भी हो रही है, क्योंकि 74 साल के बाद एक मुर्दे को उसका नाम, पहचान, उसका पता मिला है। तो ये कहानी उसी 74 साल पुरानी पहेली और राज की कहानी है, जिसका मैंने शुरू में मैंने कहा कि ये सुना चुका हूं, लेकिन वो अधूरी थी, आज पूरी करूंगा। कहानी की शुरुआत होती है 1948 में, और कहानी की शुरुआत होती है एडिलेड में। 1 दिसंबर 1948, यानी कि आज से 74 साल पहले, एडिलेड में एक बीच है, समेटन बीच। समेटन बीच में कुछ लोग टहल रहे थे। अचानक सुबह सुबह उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है जो औंधे मुंह है। लोग पास जाते हैं, देखते हैं, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस पहुँचती है। अब पुलिस तलाशी लेती है। जो पहली नज़र में देख को लगा कि मरने वाले की उम्र करीब 40-50 साल है, और उसके पास से कुछ सामान मिले। उस लाश के पास में एक आधी जली हुई सिगरेट मिली। इसके अलावा उसके पॉकेट से बस और ट्रेन के टिकट मिले। साथ ही कुछ चिंगम मिला, मैच बॉक्स मिले, 2 कंघी मिली, और 1 पैकेट सिगरेट का मिला। इसके अलावा उसके पास ना कोई वॉलेट था, ना कोई कैश, और ना ही कोई आईडी प्रूफ जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। हाँ, एक किताब का एक आखिरी पन्ना फटा हुआ उसके पॉकेट से मिला था, और उस पन्ने में लिखा हुआ था तमाम शुद्ध। बस यही सारी चीज़ें थी। इसके बाद जांच हुई तो एक वहीं के रेलवे स्टेशन से फ़ोन आया कि हमारे यहाँ जो रेलवे का लॉकर होता है उसमें एक ब्रीफकेस रखा है एक शख्स ने, और ये जो लाश है शायद ये वही शख्स है। टिकट के थ्रू पुलिस वहाँ तक पहुँचती है। वहाँ जाकर पता चलता है कि हाँ, वहाँ के लॉकर रूम में एक ब्रीफकेस है, उसको खोला जाता है। उसके अंदर से भी कुछ कपड़े मिलते हैं, लेकिन सबके टैग फटे हुए थे। कोई टैग नहीं, कोई निशानी नहीं, कोई सबूत नहीं जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। तो रेलवे स्टेशन से भी सूटकेस मिला, उसमें से भी तमाम सबूत मिले, लेकिन कहीं से कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही थी कि इस शख्स की पहचान है क्या, यह है कौन। पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट्स भी लिए, भेजे उस वक्त तमाम इलाके में, लेकिन किसी से फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिला। अब उसकी बॉडी को मॉर्चरी में रख दिया गया। शिनाख्त की तमाम कोशिशें हुई, मीडिया में भी दिया गया, अखबारों में तस्वीरें भी छपी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आसपास के अलग अलग ऑस्ट्रेलिया के शहरों में भी इस खबर को भेजा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और इस समेटन बीच से बरामद इस लाश की कोई पहचान, कोई नाम, कोई पता, कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था।
साल बीत गए, मॉर्चरी में लाश पड़ी रही और इस शख्स को नाम जो है फिर समटन मैन का नाम दे दिया गया, क्योंकि उसी समटन बीच से लाश मिली थी। और फिर 1949 में, मतलब लाश की बरामदगी के करीब 1 साल के बाद, इस शख्स को एडिलेड के ही एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन उससे पहले कुछ, ताकि फ्यूचर में कभी कुछ जानकारी मिल सके, तो उसके बाल के नमूने और बाकी चीज़ें रख ली गई थी। और जिस कब्र में उसको दफनाया गया 1949 में, ये एडिलेड की एक सेमेट्री थी, वहाँ पर उस कब्र के ऊपर जो पत्थर है उस पर जो लिखा गया वो लाइन ये है, हेयर लाइज द अननोन मैन हु वाज फाउंड एट समेटन बीच। तो यहाँ वो शख्स लेटा हुआ है जो समेटन बीच पर मिला था, जिसकी लाश मिली थी। ये बाकायदा उस पत्थर पे खुदा हुआ था। अब इसके बाद धीरे धीरे पुलिस ढूंढती रही, वक्त बीतता रहा, कोई फायदा नहीं। इस दौरान में क्या हुआ कि इस जो चेहरा वेहरा तो था ही था, तो पुलिस ने प्लास्टिक, जो पेरिस प्लास्टर होता है, उस तरह से उसकी एक शक्ल बनाई हूबहू, और बाकायदा जो उसके कुछ बाल वाल लिए थे, बाकी तो दफना दिया, वो नमूने भी उसके उस जो प्लास्टर का जो बनाया था उसका चेहरा, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें लगा दी, ताकि फ्यूचर में कभी अगर शिनाख्त हो तो इसकी इस तस्वीर के ज़रिए या इस जो प्लास्टर का वो है उसके ज़रिए पहचान सकें आप। कहानी में आप देखिएगा जो बनाया है वो उसकी तस्वीर भी है। तो ये रख लिया। धीरे धीरे वक्त बीता, 50 से 60, 70, 80, 90 गुजर गया। इस दौरान में इस केस को लेकर काफ़ी बातें हुई। अब पुलिस के पास हो चुके एक तमाम शुद्ध लेटर मिला था, एक पन्ना किताब का फटा हुआ, तो पुलिस ने उस पन्ने के ज़रिए जांच की कि भाई ये किताब क्या है। तो पता चला कि वो उमर खयाम की एक किताब है, रुबाइयत, उसी का ये आखिरी पन्ना है। अब पर्शियन शायरी, पर्शियन में लिखने, और ये शख्स के पास ये आखिरी पन्ना, वो भी फटा हुआ, यहाँ क्यों? और फिर पुलिस ने तफ्तीश की कि किसी को कहा कि अगर इस जो पन्ना फटा हुआ है इसका पूरा किताब किसी के पास हो तो वो मदद करें। धीरे धीरे एक शख्स सामने आया और उसने कहा कि हाँ ये किताब मैं जानता हूँ। फिर उस किताब का भी आखिरी पन्ना फटा हुआ था और ये जो इसके पास से बरामद हुआ, दोनों मैच भी किया गया। फिर उसने एक लेडी का नाम बताया कि उस लेडी से मुझे ये किताब गिफ्ट में मिला। उस लेडी तक पुलिस पहुंची और इत्तेफाक से जो लेडी जहाँ पे रहती थी, वो जहाँ से ये लाश मिली समेटन बीच से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर उसका घर था। अब पुलिस ने उस लेडी से पूछा, उसने कहा कि नहीं, मैं इस शख्स को नहीं जानती हूँ, तस्वीरें दिखाई गई। तो फिर पहली हो गई। लेकिन उस किताब के ज़रिए फिर जिससे फटा हुआ था, और उस सूटकेस में कुछ और पन्ने मिले थे जिसमें अजीब अजीब कुछ पहेलियाँ लिखी हुई थी, नाम, और वो सारा कुछ अलग अलग तरह से नाम था, जैसे अंग्रेज़ी के वर्ड में। तो एक तरह से वो एक पजल था। तो पुलिस को यही लगा कि कपड़े के लेवल कटे हुए हैं, शिनाख्त का कोई सबूत नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तो लगा कि ये कोई स्पाई है और रशियन जासूस है, क्योंकि और कोई जानकारी मिल नहीं रही थी। तो यही मान के चला गया कि एक जासूस था और शायद फिर इसका पोल खुलने वाला तो किसी ने मार दिया। इस दौरान में जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि इसको दिल का दौरा पड़ा था और उसकी वजह से मौत हुई, लेकिन इसके पेट से कुछ पॉइजनस चीज़ें भी मिली है, जहर जैसी। तो ये भी इनकार नहीं किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि जो दिल का दौरा पड़ा है वो शायद उस जहर की वजह से पड़ सकता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर नहीं कि ये सुसाइड है, नेचुरल डेथ है या फिर मर्डर है। तो सारी चीज़ों में मिल के एक पहेली बना दी, और ये समेटन मैन की पहेली लगातार बीच बीच में अखबारों में चलती रही, आती रही। लोग इस पर रिसर्च करते रहे, लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहे, और ज़्यादातर का यही मानना था कि ये रशियन है, कुछ का कहना था अमेरिकन है, कुछ का कहना था यूरोपियन है। और तफ्तीश धीरे धीरे सुस्त पड़ गई, लेकिन लोग जब तब आते वो इस केस पे स्टडी करते। करीब 45-47 साल बीत गए, 45-47 ईयर। 1995 में एडिलेड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, और उन प्रोफेसर ने, उनका नाम है डेरेक एबॉट। डेरेक एबॉट ने इस केस के बारे में काफ़ी कुछ सुना था कि एक समेटन मैन है जिसकी कभी शिनाख्त नहीं हो पाई, और ये पढ़ाते थे एडिलेड यूनिवर्सिटी में। इनकी क्यूरियोसिटी जागी कि क्यों ना इस शख्स की पहेली को सुलझाया जाए। 1995 में पहले उन्होंने पूरा रिसर्च किया, सारी उसके बारे में जानकारी हासिल की, और उसके बाद अपने तरीके से ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से इस शख्स तक वो पहुँचें और उसकी जानकारी हासिल कर सकें।
काम करते करते उसके बाद वहाँ की पुलिस से भी इन्होंने मदद मांगी। आखिरकार 2011 में, मतलब 95 में इन्होंने शुरू किया, 11 5 16 साल बीत गए। 2011 में एडिलेड पुलिस ने 50 इस समेटन मैन के जो बाल थे, जो उन्होंने उस प्लास्टर के जो बनाया था उसके सर में लगाए थे, वो 50 बाल उन्होंने दे दिए कि ठीक है, आप डीएनए में यूज़ करेंगे, हो सकता है पुलिस को भी ये था कि केस सॉल्व कर दें, तो आप कीजिए। अब एबॉट ने वो 50 बाल लिए और उसके बाद इनकी अपनी यूनिवर्सिटी की टीम के 20 मेंबर इस केस में लग गए। 95 से उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, खोजबीन शुरू की कि कोई जानकारी मिले। अब उसके बाद उनके पास बाल भी आ गए। अब उस बाल को लिया, अब उस बाल के जरिए उन्होंने तफ्तीश शुरू की। इस दौरान में कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा कि कब्र से लाश को खोद कर हमें फिर से वो जांच करने की इजाज़त दी जाए। वो मिली नहीं, लेकिन इनके पास बाल थे। इधर डीएनए की तकनीक जो है वो बेहतर होती जा रही थी। डेरेक एबॉट ने क्या किया कि इस बाल के बाद इसका पूरा अपना रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने 1948 से लेकर अगले 10 सालों तक, क्योंकि 1948 में तो मिला ही था, तो उन्होंने ये पता करने की कोशिश की, बल्कि 10 से भी आगे तक, मतलब 1960 तक, 70 तक, कि ऑस्ट्रेलिया में इतने कितने लोग थे ऐसे जो जन्म तो लिया, पैदा हुए, लेकिन उनके मौत का रिकॉर्ड नहीं है। आजकल हर देश में है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आपको डेथ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, और अब तो और भी ज़्यादा मस्ट हो गया, वरना आपकी आईडी प्रूफ भी नहीं बनेगा। तो उन्होंने पता करना शुरू किया कि ऐसे कितने लोग हैं जो पैदा तो हुए लेकिन जिनके मरने की खबर रिकॉर्ड पे नहीं है, और उन्होंने जमा ही नहीं किया कि उनकी मौत हो गई है। तो पता चला कि ऐसे 4000 लोग हैं, 4000 ऑस्ट्रेलिया में, जिनका जन्म तो हुआ, रिकॉर्ड है, लेकिन मरने का रिकॉर्ड गायब है। अब उन 4000 लोगों के सैंपल उन्होंने इकट्ठा करने शुरू किए। सोचिए कितनी मेहनत मशक्क़त का काम है। उन 4000 लोगों के सैंपल लेने शुरू किए। धीरे धीरे उसमें से एक एक करके हटते गए। कुछ का पता चला कि कहीं गायब हैं, गुमशुदा हैं, लेकिन उन बालों से उन 4000 लोगों की फैमिली ट्री मिल नहीं रही थी। वक्त बीतता गया और इसके बाद धीरे धीरे एक अमेरिकन और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस केस में उनकी मदद की, एबॉट की। इसके बाद वक्त बीतता रहा और आखिरकार 2020 तक आते आते उन्होंने इन 4000 में से 2 लोगों को ज़ीरो इन करना शुरू किया, क्योंकि जो डीएनए का सैंपल था बाल का, वो कुछ ना कुछ कहीं मैच कर रहा था। अब उन 2 लोगों के जब सैंपल मैच किए तो उन 2 लोगों से मैच करने के बाद पता चला कि ये जो बाल है, इसका मिलान इन 2 लोगों की फैमिली ट्री से हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। अब उन 2 में से एक, चूंकि ये जो शख्स थे समेटन मैन, इनका नाम पता तो था नहीं, तो एक इनके फादर की तरफ के होंगे, एक मदर की तरफ के होंगे। तो उन्होंने उन 2 लोगों के जो बाल से मैच कर रहा था डीएनए, और काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा मैच कर रहा था, उन दोनों के बारे में पता किया ये दोनों कौन हैं। तो पता चला कि वो दोनों ऐसे कज़न हैं कि एक फादर साइड से है और एक मैटरनल, मतलब माँ की साइड से है। अब दोनों का जब ये मिलान हुआ तो लगा कि अगर यही शख्स समेटन मैन इसी फैमिली का है तो फिर ये 100% है। क्यों? क्योंकि उसके बाप की तरफ का भी डीएनए मैच कर रहा है और माँ की तरफ के रिलेटिव का भी मैच कर रहा है। और फिर आखिरकार करते करते वो इस नतीजे पर पहुँचे 100% कि समेटन मैन कोई रहस्यमयी शख्स नहीं है, न वो कोई जासूस है, न वो रशियन है, न वो यूरोपियन है, न अमेरिकन है, बल्कि वो इसी ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है और यहीं पैदा हुआ और यहीं उसकी मौत हुई। तो डीएनए के जरिए फैमिली ट्री को ढूंढते ढूंढते 74 साल के बाद इस मिस्टीरियस मैन की उन्होंने जब पहली बुझाई, तो पहला जवाब जो हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये शख्स है कौन, ये था कौन। उसके पास से जो पर्ची मिली तमाम शुद्ध, उमर खयाम की रुबाइयत के किताब का आखिरी पन्ना, वो इसके पास से बरामद होने का क्या मतलब।
इसके कपड़ों पे कोई भी टैग क्यों नहीं था, ये इतना मिस्टीरियस क्यों था, और क्या इसकी मौत नेचुरल थी, खुदकुशी थी, या फिर कत्ल था। तो इन सारी चीज़ों को करते करते जो आखिर में अभी इसी मंथ इस पहेली को सुलझाया गया, तो उसके बाद जो सच्चाई सामने आई, डॉक्टर एबॉट ने यह कहा कि शख्स का नाम, समेटन मैन का नाम कार्ल चार्ल्स वेब है और ये मेलबर्न में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। और इसका उन्होंने रिकॉर्ड निकाला कि ये 16 नवंबर 1905, 16 नवंबर 1905 को मेलबर्न में एक फुट्सकैरी इलाका है जो विक्टोरिया स्टेट की जो राजधानी मेलबर्न है उसके ही अंडर में आता है। और जिस घर में चार्ल्स वेब का जन्म हुआ, इसके माँ बाप के कुल 6 बच्चे थे और उनमें सबसे छोटा चार्ल्स था। अब इसके बाद डीएनए से ये परिवार तो मिल गया, फैमिली ट्री, लेकिन बचपन और जवानी की इसके बाद ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। उसकी वजह ये है कि इस परिवार के बहुत सारे लोग इधर उधर, और जो 2 थे वो बिल्कुल अब यंग हैं, मतलब कई पीढ़ी के बाद, और उन्हें मालूम ही नहीं कि ये चार्ल्स वेब उनका रिलेटिव है, कौन है। कोई तस्वीर भी नहीं मिली। अब तस्वीर ढूंढी जा रही है कि शायद पुरानी ट्री में कहीं इन दोनों के जरिए ढूंढते, इनके रिश्तेदारों को, इनके पूर्वजों को ढूंढते ढूंढते शायद चार्ल्स की जानकारी मिले। लेकिन जितनी जानकारी मिली उसमें यह है कि उसका बर्थ का है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। 16 नवंबर 1905 को ये पैदा हुआ मेलबर्न में, और इसके बचपन की ज़्यादा जानकारी नहीं। उसके बाद ये हुआ कि ये बड़ा हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और इसके बाद फिर इसकी शादी होती है एक डोरोथी रॉबर्टसन नाम की लेडी से। ये सारी जानकारी मिली, जिसको डॉफ वेब के नाम पे जाना जाता है, और इसको जो है चार्ल्स वेब के नाम पर। तो वाइफ की जानकारी आई, वाइफ का नाम आया कि उसका नाम डोरोथी है। अब इसके बाद आगे की जो कहानी निकल कर आई है वो ये है कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़ा हुआ, बन नहीं रही थी। वाइफ ने मेलबर्न छोड़ दिया और वो एडिलेड आ गई। उसके बाद चार्ल्स भी, वो अपने पति को छोड़कर आ गई। अब वो कहाँ पे है, कैसे है, मालूम नहीं। लेकिन चार्ल्स अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते, ये एबर्ट का कहना है कि वो भी मेलबर्न से एडिलेड पहुंच गया, और एडिलेड में अपनी बीवी को तलाश करता रहा, और इसीलिए वो एडिलेड पहुंचा था। लेकिन फिर एडिलेड में उसकी मौत हो गई। तो फैमिली मेलबर्न से एडिलेड क्यों है, इसकी वजह इस पूरी जांच में अब तक दावा किया गया कि यह सुलझ गया। अब अभी भी कुछ सवाल थे। एक सवाल ये कि ये तमाम शुद्ध एक ऑस्ट्रेलियन, एक पर्शियन शायर की इस किताब को क्यों पढ़ रहा था। तो पता चला कि ये जो शख्स था चार्ल्स वेब, इसको शायरी का शौक था, और इसके बारे में जो जानकारी मिली वो ये कि ऐसी किताबें पढ़ता था, और इसीलिए उसने आखिरी पन्ने रखे थे। अब यह था कि इसके सूटकेस में कुछ ऐसे मिले थे जो पजल टाइप के लिखे हुए थे इंग्लिश में सारे। वो क्यों? तो उसका भी इन्होंने निकाला है कि शायरी के अलावा इसको घुड़सवारी का शौक था, और साथ में हॉर्स, जो घुड़सवारी का मुकाबला होता है उसमें सट्टा लगाने का भी, जुआ खेलने का भी तो वो घोड़ों पे पैसे लगाता था। तो ये जो इसने नाम लिखे ये सब शायद घोड़ों के नाम है। तो ये दूसरा पजल भी उन्होंने सुलझाया। अब मौत कैसे हुई उस पर इन्होंने कहा है कि ये जब तक उस वक्त की जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और वो उसको फिर से अगर दोबारा सब कुछ किया जाए तो शायद वजह पता चलेगी। लेकिन वो जासूस नहीं था, और मेलबर्न का ही रहने वाला पैदा हुआ, यहाँ आकर उसकी मौत हुई। और सबसे बड़ी बात कि 1948 में जब उसकी मौत हुई उसके बाद कोई भी उसकी बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आया। और ऑस्ट्रेलिया में 1948 के बाद अगले 10-15 सालों में 4000 ऐसे लोग जो मिले जिनके बर्थ के सबूत तो हैं, डेथ के नहीं है, उनमें से एक ये था। और उन 4000 में 3900 लोगों के बाल जो है मैच नहीं कर पाए। मैच किया एक ही ट्री से जो इसकी फैमिली की ट्री थी। तो शख्स की जानकारी, अब इसको देखिए, अब वैसे हम लोग सोचते हैं एक शख्स 74 साल पहले मरा कई लोग गुम हो जाते हैं। अननोन, जिसके कब्र पे भी लिखा हुआ है कि ये शख्स समेटन बीच पर मिला था जो यहाँ लेटा हुआ है, मतलब इसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। और 74 साल के बाद पता चले कि वो शख्स कौन है, उसका नाम क्या है। और अब हालांकि उसकी जो पुरानी उस वक्त तब, और इसका ये भी कि 1905 में ये पैदा हुआ, 1905 में पैदा होने का मतलब ये है कि करीब इस वक्त 117 साल की उम्र,
तो अब 117 साल की उम्र। उसकी बीवी का ये भी है कि उसकी बीवी की भी डेथ हो गई, लेकिन आखिरी वक्त में बीवी को ढूंढा नहीं जा सके, कहाँ है, वो छोड़कर चले गए। और उसमें यह भी कहा गया कि उस वक्त बहुत सारी ऐसी फैमिली होती थी जो अचानक अपना घर छोड़कर किसी और शहर में चले जाती थी, तब शायद रोजी रोटी, नौकरी और इन सब की इतना मारामारी नहीं होगी। तो 105 यानी 117 साल पहले वो पैदा हुआ और 117 साल के बाद अब उसका दोबारा पता चला कि ये शख्स है कौन। तो ज़्यादातर जो रिश्तेदार थे, चूँकि ये गुम भी 1948 में हुआ, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं, तीसरी चौथी पीढ़ी को। तो अब डीएनए के ज़रिए उनके जितने रिलेटिव हैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई इस शख्स को जानता है, जिस पूरे ऑस्ट्रेलिया में फेमस है ये तमाम शुद्ध या समेटन मैन के नाम पर, तो वो आगे आए, फिर उसके ज़रिए उसकी उस वक्त की तस्वीर निकाली जाए और बचपन की बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जो कड़ियाँ हैं, जो सवाल अधूरे हैं, उनके जवाब फिर ढूंढे जाए। तो समेटन मैन को एक पहचान तो मिल गई कार्ल चार्ल्स वेब के नाम पर। अब बाकी के सवाल के जवाब पुलिस को ढूंढने हैं। अभी तक एडिलेड पुलिस ने इस खोज के ऊपर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, तो पहले एबर्ट से बात करेंगे, उनकी इस रिपोर्ट को देखेंगे और फिर पुलिस की जो अपनी फाइंडिंग है, क्योंकि अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज तक इस केस को उन्होंने बंद नहीं किया 74 साल के बाद भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इससे बड़ी मिस्टीरियस कहानी कोई थी ही नहीं। और अब जब एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एडिलेड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने यह दावा किया, यह खुलासा किया है, तो हर जगह दुनिया में ये खबर इस वक्त सुर्खियों में है। तो ये थी कहानी उस मिस्टीरियस मैन की जिसको 74 साल के बाद उसका नाम मिला है। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रिंस सोनी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिंस। और अभय सोनी इन्होंने भेजा है बलिया से। इसके अलावा जितेंद्र शर्मा जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जितेंद्र। और ध्रुव, चिराग, पराग, निर्मला, यादराम, इन लोगों ने भेजा है। साथ ही सईदा नाबगाह तरन्नुम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तरन्नुम जी। और मोहम्मद अयान रज़ा ने भेजा, उनकी मम्मी है दुबई से। एक हमारे क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इन्होंने एक मेल लिखा और मुझे बड़ी खुशी भी हुई। और मैं तो अभी इनसे कहूँगा भी, नरेंद्र भाई से, कि देखिएगा मेरे बारे में भी। आपको पता है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। इससे बेहतर कोई मुकाबला ही नहीं होता। वर्ल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप मज़ा आता है देखने में। अपनी ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंग्लैंड, बेहतरीन फुटबॉल। तो 21 नवंबर से इसी साल 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में ये फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। मेरी तो कोशिश है कि अभी तक एक तमन्ना है बहुत बड़ी कि कभी मुझे फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम में बैठकर देखने का मौका मिले। नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने भेजा है, ये इस वक्त दोहा में ही है, कि इनको, और ये 2010 में ही दोहा गए थे जब फीफा वर्ल्ड कप अलॉट किया गया था कतर को मेज़बानी होस्ट करने के लिए। तो इन्होंने कहा है कि वहाँ पे इस वर्ल्ड कप, फीफा के कप के दौरान इनको एज ए स्पेक्टेटर सर्विस वॉलंटियर चुना गया है। मतलब ये ग्राउंड के अंदर रहेंगे, कितने लकी आदमी हैं, और ये वहाँ पे पब्लिक की मदद करेंगे जो मैच देखने आएंगे, और साथ ही ये मैच भी देखेंगे। और इत्तेफाक से इनकी ड्यूटी लगाई गई है लुज़ैल स्टेडियम में। करीब $700 मिलियन में बना है ये स्टेडियम। तो लुज़ैल स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 80,000, यहाँ पर करीब 10 मैच हैं शायद। एक क्वार्टर फाइनल है, एक सेमीफाइनल, और सबसे बड़ी बात, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल भी इसी लुज़ैल स्टेडियम में है, जहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर की ड्यूटी है एज ए स्पेक्टेटर सर्विस वॉलंटियर। तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर भी हो सकता है मैच देखने आए, तो उनको बताइएगा। तो जो देखने का प्लान कर रहा है बता दीजिएगा भाई। नरेंद्र साहब का मैं आप लोगों को मेल आईडी और इनसे नंबर मांग के दे दूंगा। और नरेंद्र भाई देखिएगा, अगर एक आध ब्राज़ील का मैच आप मुझे दिखा सकें तो बताइएगा, तो मैं भी पहुंच जाऊंगा मैच देखने के लिए, अगर टिकट मिल गया तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा देशराज मीना है, और इन्होंने कहा कि अगर एक कोई जो सुपारी के देता है और सुपारी किलर कत्ल करता है, तो क्या सुपारी किलर और सुपारी देने वाले को अलग अलग सज़ा होती है? बिल्कुल नहीं, एक ही सज़ा होती है। एक आईपीसी सेक्शन में 120B है, मतलब साजिश में शामिल होना। तो कोई किसी भी जुर्म में अगर आप साजिश में शामिल हैं, 120B लगा हुआ है, तो फिर आप सेम सज़ा के हकदार होंगे। इसके अलावा प्रमार करण है, श्याम ओहरी हैं। इन्होंने लिखा कि कभी आप यूएई आए हैं? जी, मैं कई बार दुबई के चक्कर काट चुका हूँ, अबू धाबी भी गया हूँ, शारजा भी गया हूँ। इसके अलावा सिकंदर पुरोहित हैं, एडिलेड मैन की कहानी इन्होंने बहुत अच्छे से भेजी थी, और भी कई लोगों ने भेजी, कल भी मैंने नाम लिया था कुछ, तो थैंक यू। शिवम
भदौरिया हैं, इसके अलावा हरसिमर सिंह हैं, वेणुगोपाल राव हैं, सौरभ शर्मा है, कहानी की फरमाइश की है, प्रवीण लोहिया है, थैंक यू सो मच, दीप मोरांग है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक कहानी की फरमाइश की इन्होंने, इसके अलावा मानावंत राव सलुंखे, साथ ही मकवाना सचिन है, उरी सर्जिकल स्ट्राइक में ऑलरेडी सुना चुका हूं मकवाना भाई, विमाला प्राण है, और आप इंडिया आइए तो पक्का मुलाकात होगी प्राण साहब। इसके अलावा प्रवीण चौहान है, चंद्रकांत झा, मैंने कहा कि शुरू में ही कहा था कि मैं कहानी सुना चुका हूँ, एपिसोड नंबर 68। इसके अलावा अनुज सिंह तोमर हैं, और इन्होंने लिखा कि क्राइम की कहानियाँ सुन के कहीं दिमाग में मेरे हावी ना हो जाए, मैं सीरियल किलर न बन जाऊँ, तो ऐसी बातें ना कीजिए, सिर्फ कहानी को कहानी की तरह लीजिए और हमेशा अपने दिमाग को अच्छी जगह लगाइए। इसके अलावा पसांग तमंग हैं नेपाल से, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए पसांग। ड्रेविड सदगीर हैं, और स्नेहा फिलिप के गायब होने की कहानी सुनना चाहते हैं। साथ ही शंकर दयाल मिश्रा जी हैं चंडीगढ़ से, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। तो आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।